Hello, my dear students. I am Namita Pant and I am a lecturer English from Government Girls Polytechnic, Dehradun. And I am with you to solve the sample paper number 3. So here I have come with the solution of the sample paper number 3 that I had posted. Let's do this. Let's try to solve the question paper, what it says. Now, see, the first question which was marked over there was, it was fill in the blank with appropriate words. The first question was, dash means to impart understanding of the message. And the answer to it will be, decoding means to impart understanding of the message. Okay, so answer will be decoding. Second question was, the listener must have dash to listen to others. Naturally, you all know that the listener must have patience. ये तो common sense से भी आंसर आ जाएगा. ठीक है. Hearing is a फिजिकल एक्टिविटी, ये ध्यान रखेंगे. यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? हियरिंग की कर रहे हैं, लिसनिंग की नहीं कर रहे हैं. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन इज, रेज्यूमे डैश एक्ट्स एज अ मार्केटिंग टूल और एज एडवर्टाइजमेंट टू सिक्योर अ जॉब. किससे आपको जॉब सिक्योर होती है या मार्केटिंग टूल की तरह क्या काम करता है? दैट इज योर रेज्यूमे, जिसको आप सीवी भी बोलते हो, करिकुलम वाइटे भी बोलते हो. ठीक है. द ई इन ईमेल मीन्स क्या? ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है. 6 देखिए, प्रेस रिलीज इज पब्लिश्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द न्यूज़पेपर्स. कौन क्या चीज को पब्लिश करती है न्यूज़पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट? इट इज प्रेस रिलीज. वेयरएज फॉर एडवर्टाइजमेंट दे चार्ज प्राइस, है ना, उसके लिए वो लोग पैसा चार्ज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वाज वेदर राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. द मिनट्स आर अ ब्रीफ समरी ऑफ इवेंट्स. मिनट्स जो है वो इवेंट्स की ब्रीफ समरी कहलाते हैं. इट इज ट्रू. ठीक है. जो भी मीटिंग में होता है उसका समरी होती है वो. एजेंडा ऑफ अ मीटिंग नीड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एडवांस. जरूरत नहीं है एजेंडा को पहले डिस्ट्रीब्यूट करने की. बिल्कुल गलत है आंसर, उसको पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. ठीक है. 9th क्वेश्चन देखिए, मेमोरेंडम इज द फुल वर्ड फॉर मेमो. आपको मालूम है ये, हमने जब मेमो वाला चैप्टर किया था, मेमोरेंडम वाला, इसका पूरा जो वर्ड होता है वो क्या होता है? मेमोरेंडम होता है, मेमो का पूरा वर्ड. तो दिस इज ट्रू. नोटिस इज यूजुअली कॉल्ड सो एज इट इज सर्कुलेटेड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. नोटिस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे सर्कुलेट किया जाता है. नहीं, इसका आंसर क्या है? जिस चीज को सर्कुलेट किया जाता है उसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ा है? उसका नाम पड़ा है सर्क्यूलर. ठीक है. उसका नाम पड़ा है उसकी वजह से सर्क्यूलर, ना कि नोटिस. तो उसे सर्कुलर कहते हैं, ना कि नोटिस कहते हैं. ठीक है. तो आप यहाँ पे नोटिस नहीं लिखेंगे, ये आंसर नोटिस नहीं है, बल्कि अगर हम इसे ऐसा कहना चाहते हैं तो उसे कहना पड़ेगा सर्कुलर कहना पड़ेगा. जिस चीज को पहले सर्कुलेट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्कुलर कहा जाता है. ठीक है. सो इसका आंसर सर्कुलर बनेगा अगर ये सही होता तो इसलिए ये फॉल्स है. ठीक है. 11 देखिए, लॉस्ट एंड फाउंड कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ मेमोरेंडम. लॉस्ट और फाउंड को मेमोरेंडम की तरह लिखा जा सकता है? नहीं, मेमोरेंडम की तरह नहीं लिखा जा सकता है. लॉस्ट एंड फाउंड को किसकी तरह लिखा जा सकता है? नोटिस की तरह लिखा जा सकता है. अगर हमें उसे लिखना ही है तो हम उसे नोटिस की तरह लिख सकते हैं. ठीक है. 12th इज, वी कैन यूज रिलीजियस, एथनिक और रेसिस्ट ह्यूमर. ये तो बिल्कुल जनरल आपकी इंफॉर्मेशन पर, कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि रिलीजियस, एथनिक या रेसिस्ट ह्यूमर हम लोग यूज कर सकते हैं. बिल्कुल गलत होगा ये, फॉल्स है इसका आंसर. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 13th क्वेश्चन को देखते हैं. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग इज द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन एज ए स्पीकिंग. जैसे बोलना बैकबोन है कम्युनिकेशन का, वैसे लिसनिंग भी है. नो कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट इफ देयर इज नो लिसनिंग. लिसनिंग टेक्स प्लेस एट 2 स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. 2 स्टेप्स में होती है. कैसे? द रिसीवर मस्ट लिसन टू द मैसेज. पहले तो रिसीवर को सुनना है ताकि वो उसे आसानी से डिकोड कर सके और उसे समझ सके. ठीक है. फिर सेंडर को भी एक लिसनर बनना पड़ेगा. कब? जबकि रिसीवर जो है उसको फीडबैक दे रहा होगा, ताकि वो समझ सके कि उसने सही से डिकोड किया है या नहीं. इस तरीके से लिसनिंग जो है 2 स्टेप्स में चलती है. लिसनिंग बिकम्स इफेक्टिव इफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर प्ले एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस. ठीक है. ये लिसनिंग का क्वेश्चन हो गया. आगे देखिए, व्हाट आर द कॉमन फॉल्ट्स इन इफेक्टिव लिसनिंग. इसमें क्या क्या कॉमन फॉल्ट्स होते हैं? प्री जजमेंट अबाउट द स्पीकर. स्पीकर के बारे में हमने पहले से ही एक धारणा बना के रखी है, तो वो भी एक बैरियर हो जाएगी. ठीक है, फॉल्ट हो जाएगी. लेट अराइवल, आप देर में आए, आप पूरा सुन नहीं सकते. एनवायरमेंट अगर इनकन्वीनियंट है, सुविधाजनक नहीं है. ठीक है. आपने रिस्पॉन्स जरूरत से ज्यादा जल्दी दे दिया. प्री मेच्योर रिस्पॉन्स का मतलब ये है. लैक ऑफ अटेंटिवनेस, अगर आपका ध्यान नहीं है सुनने में. ठीक है. अगर आसपास नॉइज है बहुत ज्यादा,
अगर समय की कमी है, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर जानकारी की कमी है, ठीक। सबसे बड़ी बात लैंग्वेज बैरियर, अगर आपको भाषा ही नहीं समझ आ रही है तो ये फॉल्ट हो ही गया, ठीक है। और ईगोटिज्म, ईगोटिज्म मतलब एक ये भावना कि हमें तो इससे ज्यादा पता है, ये ईगोटिज्म कहलाता है। या कोई भी ऐसा सुपीरियोरिटी का जो भाव होता है, गलत भाव, उसे ईगोटिज्म कहते हैं, ठीक है, अहंकार। आगे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स टू कम्युनिकेशन? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर फैक्टर्स दैट ब्लॉक और सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्ट सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। वो ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसे खराब कर देते हैं, ठीक है। These barriers leave the communication ineffective. A number of situations crop up when the various obstacles begin to dominate. These obstacles may occur between any two of the communication process step and may affect all the steps in the process. किन्हीं भी दो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हो सकता है। सेंडर से जब रिसीवर को जा रहा है तब भी कोई बैरियर हो सकता है, रिसीवर से सेंडर को फीडबैक जा रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसके रास्ते में भी बैरियर हो सकता है, यहाँ पर बैरियर आ सकता है फीडबैक में भी और मैसेज सेंड करने में भी, ठीक है। यहाँ पर हो गया सेंडर और यहाँ पे हो गया रिसीवर, ठीक है। इसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ सकती है और उससे पूरी की पूरी प्रोसेस खराब हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, हाउ टू राइट एन ईमेल मैसेज। द मैसेज इन द ईमेल शुड बी रिटन इन अ नेचुरल वे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से लिखी जानी चाहिए। सम ह्यूमर कैन बी यूज टू मेक इट इंटरेस्टिंग, थोड़ा ह्यूमर यूज कर सकते हैं। वी कैन टेक हेल्प ऑफ द स्पेल चेकर, ग्रामर चेकर टू मेक इट मोर। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है आपकी स्पेलिंग्स अच्छी नहीं है तो आपने स्पेल चेकर यूज करना है। एंड इफ द ग्रामर इज नॉट करेक्ट यू शुड यूज द ग्रामर चेकर ऑल्सो, है ना। द स्टाइल शुड बी क्लियर, इट शुड बी रिटन इन अ वेरी क्लियर वे। Before starting a new paragraph, some indents and spaces should also be given. If you are starting a new paragraph, so either you give some indents or you should leave a tab. एक टैब दबा करके आपने एक स्पेस देनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रेस रिलीज एंड अ प्रेस रिपोर्ट? अ प्रेस रिलीज इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्रेस रिपोर्ट। क्या डिफरेंस होता है? अ correspondent representing a newspaper or a news agency covering an event on his own writes a press report. प्रेस रिपोर्ट कौन लिखता है? एक न्यूज़पेपर का कॉरेस्पॉन्डेंट लिखता है जो कि खुद ही वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। A company sending matter for publication prepared by its own staff is issuing a press release. और अगर कोई कंपनी अपने स्टाफ से कुछ लिखवाती है ना, कोई मैटर लिखती है और उसे भेजती है प्रेस में छपने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रेस रिलीज कहा जाता है। कॉरेस्पॉन्डेंट अगर लिखेगा तो वो प्रेस रिपोर्ट होगी, और अगर कंपनी का ही कोई बंदा लिखेगा, कोई मैटर लिखेगा जिसको कि न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, तो उसे प्रेस रिलीज बोलेंगे, ठीक है। Sometimes the correspondents of some newspaper prepare their reports on the basis of the press releases issued to them. कभी कभी correspondents जो न्यूज़पेपर के होते हैं वो प्रेस रिलीजेस की ही हेल्प से अपनी प्रेस रिपोर्ट को तैयार करते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन एजेस पास एंड स्टिल दाउ पोरेस्ट एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल। इसमें एक चीज यहां पर मैंने छोड़ दी थी, आप लोग इसे जरूर कर लेंगे। इसमें पोयम का नाम आप इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर आंसर लिखने से पहले लिख देंगे, यहाँ पर पोयम का नाम क्या है, ये पोयम उसका नाम लिखेंगे। और यहाँ पर जब आंसर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे राइटर का नाम लिखेंगे। जैसे हमें यहाँ पर पता है इनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। मैं यहाँ पे सिर्फ टैगोर लिख रही हूँ, ठीक है। The poet says that the blessings of God are unlimited on human beings. He is omnipresent and omnipotent, मतलब हर जगह प्रेजेंट है और सर्वशक्तिमान है, all powerful. Okay? Ages yet there will always be the need of God blessings on man. Ages निकल गई हैं लेकिन अभी भी हमें गॉड की ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। गॉड कंटिन्यूज टू पोर एंड शावर हिज ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स टू अस, बट देयर इज स्टिल रूम टू फिल। हमें लगातार वो अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं लेकिन फिर भी हमारा पूरा पड़ता नहीं, मतलब हमें लगातार उन ब्लेसिंग्स और की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक, क्योंकि सभी चीज गॉड की ही दी हुई है, ऐसा टैगोर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर मेक अ गेस ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स? क्लाइंट की प्रॉब्लम को कैसे अंदाजा लगा लेता था एस्ट्रोलॉजर? क्योंकि देखो आंसर देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। द एस्ट्रोलॉजर वाज इग्नोरेंट, मतलब उसे एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती थी, है ना। ही हैड नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी बट ही वाज वेरी टैक्टफुल, लेकिन बड़ा टैक्टफुल था, बड़ा कलाकार था इस मामले में, उसे समझ आता था क्या करना है। फर्स्ट ही वुड लेट अ क्लाइंट स्पीक फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, ये जरूर लिखेंगे आप, 10 मिनट तक उन्हें बोलने देता था। इट गेव हिम मेनी हिंट्स फॉर द आंसर्स, इनफैक्ट ही ट्राइड टू गेस हिज कस्टमर्स प्रॉब्लम्स थ्रू गेस वर्क एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। दो तरीके से गैस कर लेता था, एक तो वो जो बोल लेते थे उसकी वजह से थोड़ा बहुत गैस हो जाता था,
फिर वो क्योंकि होशियार था इसलिए गेस वर्क लेता था, और ह्यूमन साइकोलॉजी की जनरल अंडरस्टैंडिंग उसे थी, इसलिए वो उनको सही सही अंदाजा करके उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता था। ठीक है, आगे देखिए। अब हम 20th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है आपने। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स, एक्सप्लेन। मिस मैकेंजी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ये है मिस मेन कैरेक्टर, द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स। शी वाज एन एल्डरली इंग्लिश स्पिंस्टर, ये लिखना भी बहुत जरूरी है, ओवर 80 years, जो कि 80 साल से ऊपर की थी। शी वॉज क्लीन, टाइडी एंड क्वाइट स्प्राइटली फॉर हर एज, काफी एक्टिव थी अपनी एज के हिसाब से। ठीक है, शी लिव्ड अलोन इन अ नीट एंड व्हाइट वॉश्ड कॉटेज नेम्ड मलबरी लॉज, ये भी आपने जरूर लिखना होगा अपने आंसर में। शी केप्ट अ ब्लैक कैट फॉर हर कंपनी। ठीक है, शी हैड गुड नॉलेज ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स एंड ऑर्चर्ड्स, बगीचों के बारे में भी उन्हें जानकारी थी। She maintained her garden beautifully with various kinds of flowers. Through her character, the writer has shown the pain of living a lonely life. इसके कैरेक्टर के थ्रू हमें अकेले एकाकी जीवन के जो दुख होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, उसके बारे में राइटर ने हमें बताया। ठीक है, towards the end of the story, Miss Mackenzie dies of her illness as there is no one to take care of her. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। What is the beauty of the poem Ode to a Nightingale? The poem is about the beauty of nature and the peace that comes from appreciating it. है ना, नेचर की ब्यूटी में है और उससे जो हमें शांति मिलती है उसके बारे में। The poet realizes the ultimate truth of death in this poem. किस ट्रूथ के बारे में पहचानता है वो, जानने लगता है, ultimate truth of death. He sees that beauty of nature. He sees the, it was misspelled here, टाइपिंग में एरर है। He sees the beauty of nature in the form of bird and rejoices in it with joy and zeal. वो नेचर की ब्यूटी को किसके थ्रू देखते हैं, बर्ड के थ्रू देखते हैं, नाइटिंगेल। ठीक है, इट शुड बी rejoices. He had a transformation from mortal to immortal. वो मॉर्टल से इमॉर्टल बन जाता है, मतलब मरने वाले प्राणी हमारे, लेकिन उसकी साउंड को सुन करके उसे कैसा फील होता है, अमरत्व का फील होता है। इमॉर्टल मतलब होता है अमर। हियरिंग द सॉन्ग ही बिकेम एक्सटैटिक एंड रियलाइज दैट देयर आर डिफरेंसेस between what we hear and what we see in reality. जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं उसमें डिफरेंस होता है रियलिटी में। ट्रू ब्यूटी एंड एंजॉयमेंट कैन ओनली बी फाउंड इन स्पिरिचुअल नेचर, नॉट इन वर्ल्डली वर्ल्ड। और कवि कहते हैं कि स्पिरिचुअल नेचर में ही हमें क्या मिलेगा, ट्रू ब्यूटी समझ आएगी और एंजॉयमेंट समझ आएगा, ना कि इस फिजिकल वर्ल्ड में। वर्ल्डली वर्ल्ड का मतलब हुआ फिजिकल वर्ल्ड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग इसे तो आपकी समझ आ जाएगा। ठीक है, दिस इज फिजिकल वर्ल्ड। ओके, ठीक, आगे देखते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्पैथी इन कम्युनिकेशन? एम्पैथी का क्या बेनिफिट है कम्युनिकेशन में? एम्पैथी क्या किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल फील, सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इमेजिन योरसेल्फ इन देयर प्लेस। ये आपको जरूर लिखना होगा जब आप आंसर लिखेंगे। क्या होती है एम्पैथी? इमोशनली आप दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख पाए और उनकी जगह पे अपने आप को रख के सोच पाए। इन सारी फीलिंग्स को, इन सारे इमोशंस को कहते हैं एम्पैथी। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस एम्पैथी। सबसे पहले क्या फायदा होता है, देखो, एम्पैथी अलाउज पीपल टू बिल्ड सोशल कनेक्शंस विद अदर्स, हमें सोशल कनेक्शन आने में हेल्प करता है। बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स आर थिंकिंग एंड फीलिंग, पीपल आर एबल टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली इन सोशल सिचुएशंस। हम अगर दूसरे समझ पाएंगे अच्छे से तो हमारे सोशल कनेक्शंस अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एम्पैथाइजिंग विद अदर्स हेल्प यू लर्न टू रेगुलेट योर ओन इमोशंस। आपके अपने इमोशंस भी आप उनकी वजह से रेगुलेट कर पाते हैं, आप क्योंकि उसे अच्छे से समझ पाते हैं। इमोशनल रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट इन दैट इट अलाउज यू टू मैनेज व्हाट यू आर फीलिंग इवन इन टाइम्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी हैं तब भी आप अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एम्पैथी प्रमोट्स हेल्पिंग बिहेवियर। नेचुरली जब आप एम्पैथेटिक होंगे तो आप हेल्पिंग, नॉट ओनली इज वन मोर लाइकली टू एंगेज इन हेल्पफुल बिहेवियर व्हेन यू फील एम्पैथी फॉर अदर पीपल, बट अदर पीपल आर आल्सो मोर लाइकली टू हेल्प यू व्हेन दे एक्सपीरियंस एम्पैथी। ठीक है, ये वाइस वर्सा होता है, जो भी एम्पैथेटिक फील करेगा उसका बिहेवियर अपने आप ही हेल्पिंग हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life. This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, and has breathed through it melodies eternally new. ये इतनी लाइन आपको अगर एग्जाम में आती है तो आपको इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस है उनका आंसर आपने करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिटन द अबव लाइंस, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम। बहुत इजी आंसर है ये। किसने लिखा है ये, द पोएट इज रविन्द्रनाथ टैगोर, और पोएम का नाम क्या है, दाउ हैज मेड मी एंडलेस, ये इसका टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द पोएट सेज दाउ हैज मेड मी एंडलेस, हु हैज मेड हिम एंडलेस, किसके लिए लिखा है दाउ। ये जो दाउ वर्ड है, जब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन, अगर अभी भी आपको ये पोएम समझ नहीं आए तो इसके एक्सप्लेनेशन के वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दाउ यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, ऑलमाइटी के लिए कहा गया है। ऑलमाइटी के लिए दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, गॉड। इफ यू डोंट रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ ऑलमाइटी यू कैन ऑलवेज राइट गॉड, ठीक है। ही एक्सप्रेसेस हिज जॉय दैट गॉड हैज मेड हिम एंडलेस। व्हाट डज फ्रेल वेसल मीन, फ्रेल वेसल का क्या मीनिंग है। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज लाइफ, यहाँ पे फ्रेल वेसल क्या है, लाइफ है, ठीक है। और फ्रेल वेसल क्यों कहा है, क्योंकि वो एम्प्टी भी है, खाली भी है। वो लाइफ जो है हमारी खाली है अगर हमें गॉड की ब्लेसिंग ना मिले, ठीक है। हु हैज ब्रीथ थ्रू द लिटिल फ्लूट, किसने ब्रीथ किया, द ऑलमाइटी। अगेन किसने ब्रीथ किया है, किसकी फूंक है, किसकी सांस है वहां पे, किसकी वजह से सांस चल रही है, ऑलमाइटी की वजह से, गॉड की वजह से, ठीक है। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेसल। वेसल का वैसे मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स अ कंटेनर। कोई भी बर्तन को हम कहते हैं वेसल, ठीक है, एम्प्टी कंटेनर। आगे देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेज्यूमे राइटिंग। व्हाई इज द अ सिंपल रेज्यूमे द बेस्ट। अ रेज्यूमे इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट अ जॉब एप्लीकेंट क्रिएट्स टू आइटमाइज देयर क्वालिफिकेशन फॉर अ पोजीशन। क्या होता है, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोई एप्लीकेंट अपनी क्वालिफिकेशन को दिखाने के लिए, किसी पोस्ट के लिए अपनी क्वालिफिकेशन को दिखाने के लिए आइटमाइज करता है, मतलब लिस्ट करता है, ठीक है। A resume is usually accompanied by a customized cover letter. उसके साथ क्या लगता है, cover letter लगता है, in which the applicant expresses an interest in a specific job or company and draws attention to the most relevant specifics of on the resume. उस कवर लेटर में क्या होता है, उस जॉब के लिए वो क्यों परफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और क्या उसने अपने रेज्यूमे में उससे रिलेटेड लगाया है वो भी वहां पे ब्रीफ में बताता है, ठीक है। द प्राइमरी रीजन व्हाई अ सिंपल रेज्यूमे इज यूजफुल दैट इट अलाउज द रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर्स टू क्विकली सी योर क्वालिफिकेशन फॉर अ पोजीशन। अगर आप बहुत लंबा रेज्यूमे लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हायरिंग मैनेजर्स है उनको देखने में दिक्कत होगी कि भाई पढ़ने में उतना टाइम वेस्ट होगा। अगर एक सिंपल रेज्यूमे होगा तो बहुत आसानी से उन्हें समझ आ जाएगा कि आपके पास वो क्वालिटी या वो क्वालिफिकेशन है या नहीं है उस जॉब के लिए, ठीक है। rather than being distracted by font and designs, तो यानी कि आपने फॉन्ट और डिजाइन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मतलब फैंसी फॉन्ट्स नहीं लगाने हैं, फैंसी डिजाइन नहीं बनाना है, ठीक है। सिंपल आपने लिखना है और अपने उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अपने स्किल्स को और अपने एक्सपीरियंस को आपने अपने रिज्यूमे में अच्छे से लिखना है। उसी से आपका जॉब के लिए आप परफेक्ट बनोगे, अदरवाइज आपका रिज्यूमे जो है वो डिस्ट्रैक्टिंग हो जाएगा बहुत, ठीक है। Why is the recording of minutes essential? Why must they be accurate? अगला क्वेश्चन देखो, मीटिंग मिनट्स को रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है और वो एक्यूरेट क्यों होने चाहिए, ठीक है। मीटिंग मिनट्स एक्ट एज अ मेजरिंग स्टिक। मेजरिंग स्टिक मतलब क्या, कि आपकी मीटिंग में क्या क्या हुआ वो सब कुछ वहां पर लिखा हुआ होता है, ठीक। मिनट्स रिकॉर्ड मीटिंग डिसीजंस, क्या डिसीजंस लिए गए, विच मेक देम अ यूजफुल रिव्यू डॉक्यूमेंट। किसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिव्यू डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। आगे अगर हमने अगली मीटिंग करनी है, हमने पिछली मीटिंग पे क्या डिसीजन लिए उसको देखने के लिए हमारे लिए क्या हेल्पफुल होते हैं, मिनट्स हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो एक्ट एज एन अकाउंटेबिलिटी टूल। अकाउंटेबिलिटी टूल का मतलब क्या, किसको किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था वो भी वहां पे बहुत अच्छे से लिखा होता है, इसलिए आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज दे मेक इट क्लियर हुज ड्यूटी इट वॉज टू परफॉर्म विच एक्शन, किस एक्शन को करने के लिए किसको ड्यूटी दी गई थी, ठीक है। मीटिंग मिनट्स आर रिटन होते हैं। एक्यूरेट अकाउंट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स दैट टेक प्लेस एट अ मीटिंग। दे रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट डिटेल्स, डिसीजंस एंड असाइनमेंट्स, ये तीनों को ये अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, डिसीजंस को भी, असाइनमेंट को भी। मीटिंग मिनट्स प्रोवाइड रेफरेंसेस फॉर फ्यूचर मीटिंग्स एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रीवियस मीटिंग डिटेल्स। आपको फ्यूचर मीटिंग्स के लिए रेफरेंस देते हैं और साथ में जो पिछली मीटिंग हुई उसके बारे में आपको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है।
आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। व्हाट आर द 6 बेसिक रूल्स ऑफ ईमेल एटिकेट? ईमेल लिखने के 6 बेसिक रूल्स क्या होते हैं? एटिकेट का मतलब होता है मैनर। अगर आप इसको सिंपल टर्म्स में बोलो तो इसको बोलते हैं मैनर्स, मतलब ईमेल लिखने के क्या बेसिक मैनर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला, कम्युनिकेशन इज मच मोर देन जस्ट वर्ड्स। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन को बताती है। लेकिन क्योंकि ईमेल में तो कोई बॉडी लैंग्वेज है नहीं, आप तो वहां पे टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो आप जब तक कि प्रोफेशनली या पोलाइटली नहीं लिखोगे तो आपकी ईमेल जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज को तो देख नहीं पाएगा ईमेल रिसीव करने वाला, आपकी लैंग्वेज को देखेगा। तो आपकी योर लैंग्वेज शुड बी वेरी प्रोफेशनल, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड इट शुड बी वेरी पोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज द करेक्ट इंग्लिश। ये हमने जब पहले शॉर्ट क्वेश्चन करा था तब भी मैंने आपको बताया था कि करेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आपकी ईमेल को देख करके आप एम्बेरस हो जाओ या अनप्रोफेशनल सा फील हो। तो इसलिए हमेशा आपको क्या करना चाहिए, अपनी स्पेलिंग्स को और ग्रामर को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। कितनी फॉर्मेलिटी आपने किस ईमेल में दिखानी है वो बहुत जरूरी आपने याद रखना है। अगर आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तो हाय हे आप कुछ लिख सकते हो, है ना, पर अगर आप प्रोफेशनली कहीं लिख रहे हो ईमेल को तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कैसे उसे एड्रेस करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट कैसे करना है। इफ यू आर मतलब यू शुड ऑलवेज टेक केयर वेदर यू आर राइटिंग टू विच टाइटल, किस डेजिग्नेशन को लिख रहे हो, कौन है जिसको आप ईमेल लिख रहे हो, उसका टाइटल क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, व्हाट इज द सेक्स ऑफ दैट पर्सन। इफ इट इज अ फीमेल देन यू हैव टू बी मोर पोलाइट, मोर फॉर्मल, है ना। what is the marital status of that person, what is the occupation of that person, and to which region is that person belonging. ओके, इन सब का ख्याल रखते हुए आपने फॉर्मली अपनी ईमेल को लिखना है। ठीक है, तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन आपकी बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए। सब्जेक्ट से ही पता चल जाना चाहिए कि आपकी ईमेल किस चीज के बारे में डिटेल बता रही है। इट शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी प्रोफेशनल। ओके, नेक्स्ट इज यूज एड्रेस फील्ड्स प्रोफेशनली। आपने एड्रेस फील्ड्स को हमेशा बहुत प्रोफेशनली लिखना है। जहां पर आपने टू के आगे जो लिख रहे हो आप उसे बहुत प्रोफेशनली ध्यान दोगे, जहां पे फ्रॉम लिख रहे हो वहां पर भी आप उसे बहुत ही ध्यान देके लिखोगे। किसने लिखा और किसको लिखा। एक और बात इसके आगे कि आप जब सीसी करते हो यानी कि जब कार्बन कॉपी करते हो तो उन्हीं को भेजोगे जिनको उस ईमेल की जरूरत है, अननेसेसरीली आप सीसी नहीं करोगे। ये भी एक ईमेल एटिकेट का बेसिक पॉइंट है। ठीक है, टेक अनदर लुक, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। जब आपने पूरी ईमेल कंपोज कर दी, लिख दी, यू शुड ऑलवेज प्रूफ रीड इट। Why? Because there may have been some grammatical mistakes, some spelling mistakes. So you should always take another look at your email before posting it. ठीक है? So these were the 26 questions that I wanted to discuss with you of sample paper number 3. I hope with these answers you got an idea of how to write the answers there in the examination. You must have seen that some of the answers are more than 150 words. It's just because I don't think that you will be able to remember all the points that have been written here. अगर आप लोग इसमें से कुछ भी पॉइंट याद रख लोगे तो आप उसमें से 100 से 150 वर्ड्स का आंसर अपना बना लोगे। With these words, I wish you all the very best for your exam. Do well and score very good marks in ECS second semester exam paper. Thank you.